जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सिंटू सर बाय सत्यम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक सेल जो होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा बात हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है। और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में सेल का जब इंट्रोडक्शन दिए थे तो उसमें पूरा का पूरा बात आपको बताया गया था कि सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स जो होता है वो क्या होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, बट उसके पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। ऐसे ये भी आपको बताया गया था डिस्कवरी ऑफ सेल, बट थोड़ा सा उसमें और भी कुछ छूट गया है जिसके बारे में आज स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है। तो बच्चा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेल डिस्कवरी का, तो जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि सेल का डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे, यानी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से, और कॉर्क का मतलब भी आपको बताया गया था, है ना, कि जो प्लांट का बाहरी हिस्सा जो होता है, प्लांट का बाहरी आवरण जो सूखा होता है जिसको हम लोग बार्क भी बोलते हैं, उसी में उन्होंने क्या किया था, सेल का डिस्कवरी किया था। बट अगर बात की जाए डिस्कवरी ऑफ सेल, तो वो सेल जो था वो नॉन लिविंग सेल था। तो थोड़ा सा ये आ जाता है कि सर उन्होंने तो नॉन लिविंग सेल का डिस्कवरी किया, सर जो लिविंग जो सेल है उसका डिस्कवरी कौन किया। तो थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे सेल थ्योरी जिसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करते हैं सेल डिस्कवरी का, सेल डिस्कवरी की बात करते हैं, क्या लिख सकते हो, डिस्कवरी ऑफ सेल। यहाँ पे बच्चा अगर बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट रॉबर्ट हुक की अगर बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का क्या किया था, डिस्कवरी किया था, है ना। सेल का डिस्कवरी 1665 में, और किए थे किससे, कॉर्क से, ठीक है। और कॉर्क में जो सेल था वो था आपका नॉन लिविंग ठीक है। ये तो आपको हम किसी वीडियो में आपको बताए होंगे कि सेल का डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, बट उन्होंने सेल का जो डिस्कवरी किया था वो क्या था, नॉन लिविंग सेल था। चलो, यहाँ पे इसके बाद एक साइंटिस्ट आए और उस साइंटिस्ट का नाम था बच्चा ल्यूवेनहोयक, यानी कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहोयक जिन्होंने एक जिंदा सेल को देखा था, एक लिविंग सेल को उन्होंने क्या किया था, देखा था। तो बच्चा ल्यूवेनहोयक की अगर बात करते हैं तो 1674, है ना, 1674 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था कि जिंदा सेल को देखा। जैसे इसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करें। ल्यूवेनहोयक 1674 फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। क्या हुआ इसका मतलब सर, पॉन्ड वाटर,
ल्यूवेनहोयक, देख लेना बड़े मीनिंग ल्यूवेनहोयक का क्या होता है। तो ल्यूवेनहोयक 1674 में उन्होंने क्या किया, फ्री लिविंग सेल्स कहाँ पे, पॉन्ड वाटर में, है ना, पॉन्ड वाटर में सबसे पहला लिविंग सेल को ल्यूवेनहोयक ने देखा, यानी कि आप बोल सकते हो डिस्कवरी ऑफ सेल्स का। तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स फर्स्ट रॉबर्ट हुक 1665 में, बट नॉन लिविंग, लिविंग को ल्यूवेनहोयक 1674, है ना। चलिए इसके बाद और आगे आते हैं। सेल के अंदर आपको बताया गया था न्यूक्लियस, और पिछले क्लास में जैसे आप लोग को बताया गया था यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल के बारे में। तो बच्चा उसमें हमने बताया था कि न्यूक्लियस के बेस्ड पे सेल जो होता है वो टू टाइप्स में वो क्या होता है कि डिवाइड होता है, यानी कि दो भाग में बढ़ता है। एक जो होता है उसको बोलते हैं प्रोकार्योटिक, एक जो होता है उसको बोलते हैं यूकार्योटिक। तो न्यूक्लियस होता है सेल, और ऐसे आपको न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे। न्यूक्लियस जो होता है सेल के क्या होता है कि बीच में सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस पे आपका वीडियो बनेगा, तो देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस। तो एक साइंटिस्ट थे इसके बाद जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन की बच्चा बात करते हैं, है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831, है ना, 1831 न्यूक्लियस, जैसे यहां पे सेल, सेल के सेंटर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बच्चा बोलते हैं। तो इस न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो इस न्यूक्लियस का डिस्कवरी जो है वो कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन, नॉट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1831 में बच्चा क्या किए थे कि सेल के सेंटर में क्या होता है कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उन्होंने उसका डिस्कवरी किया था। अब देखो न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस एज अ सेल का क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस सेल का ब्रेन कहलाता है। इसलिए ब्रेन कहलाता है क्योंकि पूरे सेल को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। पूरे सेल का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो उसी न्यूक्लियस में होता है। इसे न्यूक्लियस के बारे में पूरा का पूरा आपको बताएंगे। तो ये था कुछ यहाँ पे सेल्स डिस्कवरी, है ना। सेल्स डिस्कवरी की बच्चा अगर बात करते हैं तो सेल्स डिस्कवरी में सबसे पहले बताया गया रॉबर्ट हुक के बारे में, ल्यूवेनहोयक के बारे में, एंड रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, है ना। रॉबर्ट ब्राउन की अगर आगे आते हैं तो एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था पुरकिंजे, है ना। क्या नाम था, पुरकिंजे। तो इन्होंने बच्चा क्या किया कि पुरकिंजे की अगर हम चर्चा करें, है ना, तो पुरकिंजे 1839 यानी कि 1839 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि प्रोटोप्लाज्म का क्या किया था, डिस्कवरी किया था। प्रोटोप्लाज्म, है ना। पुरकिंजे ने 1839 में क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या किए थे कि बताए थे, डिस्कवरी किए थे। तो ये था कुछ आपका सेल्स डिस्कवरी। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं 1665 में कॉर्क से उन्होंने नॉन लिविंग सेल्स को देखा था। उसके बाद फ्री लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम देखने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ल्यूवेनहोयक 1674 इन पॉन्ड वाटर, है ना। नेक्स्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन की बच्चा बात करते हैं 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। एंड उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है पुरकिंजे। पुरकिंजे ने 1839 यानी कि 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म का उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी किया। प्रोटोप्लाज्म की बच्चा अगर बात करते हैं तो क्या, प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी कुछ देर या हो सके तो इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में प्रोटोप्लाज्म पे पूरा का पूरा डिस्कवरी करेंगे। अब यहाँ पे बच्चा कुछ बात करते हैं सेल थ्योरी का, है ना। सेल थ्योरी की बात करते हैं, सेल थ्योरी की बात करते हैं। अब देखिए सेल थ्योरी है क्या।
देखिए, जैसे रॉबर्ट हुक के द्वारा तो बताया गया कि सेल्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को यह भी पता चल गया कि जितने भी जो लिविंग मटेरियल की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं, तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो किसका बना होता है? सेल का बना होता है। दिस इज ट्रू, ये सही? हाँ भाई सही। देखिए, इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए। एक साइंटिस्ट का नाम था स्लाइडिंग और एक का नाम था स्वान। एक जूलॉजिस्ट थे और एक बोटनिस्ट थे, है ना। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है ना, जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जो जितने भी एनिमल्स के बारे में स्टडी करता है उनको क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट। और बोटनिस्ट किसको बोलते हैं? जो प्लांट के बारे में क्या करता है? स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोटनिस्ट। तो एक साइंटिस्ट थे जूलॉजिस्ट के, यानी कि एनिमल्स का स्टडी कर रहे थे, जीव जंतु का, जंतु विज्ञान उसको बोलते हैं जूलॉजी, है ना। और बोटनिस्ट को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, जिसमें प्लांट वगैरह का क्या होता है कि स्टडी क्या होता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट आए, स्लाइडन और स्वान। तो दोनों, एक का मानना था कि जितने भी प्लांट्स की अगर बात करते हैं, जितने भी प्लांट्स, वो भी सेल का बना होता है। और पहले ये तो पता ही था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी सजीवों की अगर बात करते हैं वो किसका बना होता है? सेल का बना होता है। तो यहां पे क्या हुआ कि एनिमल्स की अगर बात करते हैं, एनिमल्स किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। फिर एक साइंटिस्ट क्या बोले कि ऑल ओवर प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो वो भी किसका बना होता है? सेल का बना होता है। तो दोनों अपने थ्योरी को क्या कर लिए? दोनों अपने थ्योरी को क्या कर दिए? ऐड कर दिए, है ना। और ऐड करने के बाद क्या स्टेटमेंट आया? क्या स्टेटमेंट आया? स्टेटमेंट ये आया, ऑल द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। या ये बोल सकते हो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि बच्चा, अगर हम बात करते हैं प्लांट है और एनिमल्स है, ये दोनों का दोनों क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो ये है आपका सेल थ्योरी, है ना। तो देखो यहां पे थोड़ा सा इसको नोट्स वगैरह ही बनाते हैं। यहां पे सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए दो साइंटिस्ट आते हैं, है ना। बाई रिप्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, है ना। पहला अगर बात करते हैं तो फर्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है स्लाइडेन, SCHALEIDEN, स्लाइडेन। और सेकंड साइंटिस्ट की बात करते हैं जिनका नाम है स्वान, SCHAWANN, स्लाइडेन एंड स्वान। एक आए 1838 और दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं 1839 में आए नहीं, जो कि उन्होंने ये बात बताया, है ना। क्या बताया? फिर से एक बार देखते हैं। ऐसे तो हम पूरा का पूरा ही बताए। यहाँ पे सेल थ्योरी के लिए दो साइंटिस्ट, दो बायोलॉजिस्ट आए, एक का नाम था स्लाइडेन, एक का नाम था स्वान। एक बताया 1838 में, एक क्या बताया 1839 में। एक साइंटिस्ट क्या बताया कि जितने भी एनिमल्स की बात करते हैं उसका बॉडी जो होता है वो सेल का बना होता है। एक साइंटिस्ट ये बताया कि जितने भी प्लांट जो होता है वो भी किसका बना होता है? सेल का बना होता है ना। और तब जाकर दोनों अपने बातों को, है ना, दोनों अपने स्टेटमेंट को क्या कर दिया बच्चा? ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लाइन बनता है आपका कि all the
plant cells and animal cells. All the plant cells and animal cells composed of cells. ठीक है, दोनों के स्टेटमेंट को मिला गया. ऑल द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स. यानी कि बच्चा ये भी आप बोल सकते हो, है ना, ये भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे और करके लिखते हैं, साइड में थोड़ा जगह कम है इसे लिख रहे हैं. यहाँ पे ऑल द नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा हाँ, ऑल लिविंग organisms composed of cells. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स. और ये भी लिख सकते हो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. अब देखिए, अब यहां पे एक ये चीज क्यों लिखी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ये बताओ प्लांट सेल्स की अगर हम बात करते हैं, प्लांट लिविंग है, यस. एनिमल लिविंग है, यस. तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब प्लांट लिविंग है, एनिमल लिविंग है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों लिविंग है, तो लिख लेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, या तो प्लांट होगा या तो क्या होगा, एनिमल्स होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स. और यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज ए सेल. यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि किसी भी लाइफ का बेसिक यूनिट जो होता है वो क्या होता है बच्चा, सेल होता है. और ये बात हमने आपको सेल इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि दुनिया का किसी भी लिविंग की अगर हम चर्चा करते हैं तो कोई भी लिविंग जो होता है उसका बेसिक यूनिट जो होता है ना, सबसे छोटा यूनिट जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल. यानी कि हमारा बॉडी या दुनिया का कोई भी बॉडी की अगर बात करते हैं वो क्या होता है कि सेल से ही क्या होता है, बनता है ना. तो ये था बच्चा आपका क्या, सेल थ्योरी. बिहार बोर्ड के बच्चे भी आप ध्यान दोगे, अंग्रेजी वर्ड में तो लिखते हैं, लेकिन मेरे लेक्चर को जो हम बोलते हैं उसको आप कॉपी में पॉज कर करके आप हिंदी उसको लिख सकते हो. जैसे यहाँ बताया, रिप्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट, यानी कि सेल थ्योरी को 2 वैज्ञानिक ने, है ना, 2 बायोलॉजी के वैज्ञानिक ने रिप्रेजेंट किया था. पहला का नाम था स्लाइडेन, दूसरा का नाम था स्वाम. एक जो बताया कि जितने भी जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु में जैसे बोल सकते हो एनिमल्स, मतलब जितने भी एनिमल्स में जानवर, ठीक है, एनिमल्स में जानवर, तो जितने भी जो क्या होता है कि जो एनिमल्स होता है वो क्या होता है कि सेल का बना होता है. एक ने बताया, स्वान ने बताया कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं यानी कि पेड़ पौधा होता है वो भी सेल का बनाता है. दोनों के स्टेटमेंट को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया. ऐड करके बच्चा यहाँ पे बताया गया, ऑल द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स से कंपोज्ड ऑफ सेल्स. यानी कहने का मतलब दुनिया का जितने भी जो पेड़ पौधा होता है या जो जानवर होता है, जीव जंतु की बात करते हैं, तो वो किसका बना होता है, सेल का बना होता है. और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि दुनिया का जितने भी सजीव जो होता है वो किसका बना होता है, सेल का बना होता है. और फिर यहाँ से एक पॉइंट और उठा सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. यानी कि किसी भी जीवों का जो लाइफ होता है, जीवन, है ना, वो जीवन जो होता है उसका यूनिट जो होता है वो क्या होगा, सेल होगा. इसके बाद हम लोग आते हैं एक छोटा सा चीज और, ठीक है. यहीं पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बिरचो. क्या नाम था, बिरचो. जब सेल थ्योरी जब दिया गया, है ना, सेल थ्योरी जब दिया गया तो उन्होंने
एक क्वेश्चन मार्क लगाया, है ना। क्या क्वेश्चन मार्क लगाया? वो बोले कि ठीक है, दुनिया का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है, जितने भी सजीव की बात करते हैं, वो किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। आप ये बताइए कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो नया नया सेल जो बनता है वो कहां से आता है? उसका कारण क्या? नया सेल कैसे बनता है? सीधी बात, नया सेल कैसे बनता है? न्यू सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे बॉडी में कैसे होता है? तो वहां पे ये दोनों साइंटिस्ट स्लाइडिन और स्वान नहीं बताए। तो बिरचो आए, है ना, बिरचो की बात करते हैं 1855 यानी कि 1855 ईस्वी में वो आए और उन्होंने बताया, है ना, उन्होंने क्या बताया कि जितने भी नया नया सेल की बात करते हैं, पहले से जो हमारी बॉडी में जो सेल होता है उसी से क्या होता है कि नया नया सेल बनता है। और थोड़ा सा टच किए थे शायद पिछले वीडियो में हमने, जब पढ़ा रहे थे आपको यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे सेल का डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, है ना। और उसमें बताए थे कि एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, मतलब कि नया नया सेल कहाँ से बनता है? हमारे बॉडी में जो पहले से सेल जो अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, उसी से क्या होता है कि नया नया सेल जो होता है बनता है। और ये बात बतलाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम जो था वो क्या था? बिरचो। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे और लिखेंगे यहाँ पे कि सेल्स ऑर्गेनाइज्ड, या लिखोगे न्यू सेल्स ऑर्गेनाइज्ड, न्यू सेल्स organized from pre-existing cells। और ये बात बतलाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बिरचो। और ये 1839 में नहीं बचा बल्कि 1855 में इन्होंने ये बात बताया था, है ना, कि नया सेल जो ऑर्गेनाइज्ड होता है प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से जो हमारे बॉडी में जो सेल रहता है उसी से नया नया सेल बनता है। जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पे एक सेल है, इसी सेल से क्या होगा? एक दो सेल बनेगा, फिर इसी से, तो क्या हुआ? प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या? पहले से जो सेल हमारे बॉडी में है उसी से क्या होता है? नया नया सेल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बच्चा आपका कंप्लीट होता है सेल का डिस्कवरी एंड सेल थ्योरी, जो थोड़ा सा छूट गया था, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है। तो आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग बताते हैं कि नोट्स बनाना बिल्कुल नेसेसरी है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए आगे आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसको क्या बोल देंगे? सेल नहीं, सेल मेम्ब्रेन, या उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग बच्चा बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। देखिए तो बच्चा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वो क्या होगा, या सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो ये एनिमल सेल
और प्लांट सेल दोनों में होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बट पहले देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक क्या करते हैं कि यहाँ पे लेते हैं एनिमल सेल को लेते हैं, ठीक है, एनिमल सेल को लिए बच्चे। अब इस एनिमल सेल की अगर बात करते हैं तो एनिमल सेल का एक आउटर क्या होगा, लेयर होगा। क्या एनिमल सेल का एक क्या होगा, एक आउटर क्या होगा, लेयर होगा, बाहरी आवरण जिसको बोलते हैं। और इसी आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसको क्या बच्चा बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका क्या करते हैं, नाम देते हैं। अब ये करेगा क्या, ये करेगा प्रोटेक्शन, जिसको बोलते हैं सुरक्षा करना। इसको एग्जाम्पल से आप समझो। ये बताओ कि आज मोबाइल का दुनिया अभी है ना, आप कोई भी छोटा से छोटा अगर फ़ोन खरीदते हैं तो उस पर आप क्या करते हैं, टेम्पर लगवाते हैं, टेम्पर ग्लास। आप मोबाइल के लिए बैक कवर खरीदते हैं। तो थोड़ा ये बतलाइए आप कि जो मोबाइल के लिए जो टेम्पर ग्लास लगवाए, मोबाइल का जो बैक कवर खरीदे, वो किस लिए, मोबाइल का प्रोटेक्शन करने के लिए, है ना, कि मोबाइल जब गिरे तो फूटे ना, पहले टेम्पर ग्लास फूटे, जब बैक में गिरे तो हमारा फ़ोन का प्रोटेक्शन जो है वो हमारा कवर कर लेगा, है ना। तो वो क्या कर रहा है, हमारे फ़ोन को वो क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब सुरक्षा दे रहा है, बचाने का काम कर रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगा, सेल को प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। सेल को अगर धूप लग रहा है, पानी आ रहा है ना, हवा की बात करते हैं, ये सब से क्या करता है कि एनिमल सेल को ये क्या करता है, बचाने का काम करता है, जिसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो एक वर्ड में ध्यान रखोगे कि सेल मेम्ब्रेन है क्या, सेल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चा, सेल का क्या होता है, आउटर लेयर होता है, जो सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का क्या करता है, काम करता है। चलो अब इसका पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट जो है इसका क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला अगर बात करते हैं, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इट इज फाउंड इन, पहला लिखते हैं, इट इज फाउंड in both plant cell and animal cell। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या बताया, अभी कुछ देर पहले हमने ये बताया था, अभी कुछ देर पहले हमने ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होता है, दोनों में बनता है। क्या बनता है, दोनों में बनता है। क्या लिखे फर्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, पूरा का पूरा ये बात बताते है ना। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट जो बच्चा आता है ये बताया है कि इट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ एनिमल सेल एंड इनर टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। सेकेंड अगर बात करते हैं क्या होगा, सेकेंड जो होता है ये क्या होगा, आउटसाइड ऑफ एनिमल सेल एंड इनसाइड इन प्लांट सेल। जैसे देखिए यहाँ पे एक हमने लिए एनिमल सेल, ये हमने एक ले लिया प्लांट सेल ले लिया, ठीक है, ये हो गया आपका प्लांट सेल हो गया, प्लांट सेल, ये क्या हो गया आपका बच्चा, एनिमल सेल। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये एनिमल सेल का ये आउटर लेयर होगा, ये आउटर लेयर, और प्लांट सेल का क्या होगा,
प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल में आपका क्या होगा, इनर होगा। इनर कहने का मतलब क्या हो गया कि पहले सेल वाल होगा और सेल वाल के नीचे कौन होगा, सेल वाल के नीचे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, है ना, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो वही बात बताया गया कि आउटसाइड ऑफ एनिमल सेल एंड इनसाइड इन प्लांट सेल, सेकेंड पॉइंट है ना। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट इज लिविंग एंड क्वाइट थिन, इट इज लिविंग एंड क्वाइट थिन, इट इज लिविंग इन क्वाइट थिन। इसका मतलब क्या होगा बच्चा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग तो होता ही होता है, लिविंग होगा, और ये क्या होगा कि एकदम पतला होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा होता है कि अगर उसको एनवायरनमेंट में रख दोगे, थोड़ा सा अगर एयर चलेगा ना, वो क्या होगा, टूट जाएगा, यानी कि बहुत क्या होता है, ये पतला होता है, ठीक है। इसके बाद इट इज फ्लैक्सिबल, इट इज फ्लैक्सिबल। नंबर फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं, इट इज फ्लैक्सिबल। वर्ड मीनिंग पे ध्यान देना, फ्लैक्सिबल का, फ्लैक्सिबल का मतलब जैसे रबर देखो क्या होता है, फ्लैक्सिबल, खींचने पर क्या होता है, इजीली क्या होता है, खींचा जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, फ्लैक्सिबल होता है। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं, नंबर फोर्थ पॉइंट तो हो गया, नंबर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, ये बनता किस चीज से है ना, ये बनता जो है वो किस चीज से। नंबर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, सेल membrane composed of lipid and protein and a small amount of कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी सेल मेम्ब्रेन जो बनता है वो किससे बनेगा, लिपिड और किससे बनेगा, प्रोटीन से बनता है, और कुछ अमाउंट में क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर से समझना, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, और बिहार बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे, सेल मेम्ब्रेन इसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यानी कि लिपिड से ये बनेगा, लिपिड से बनेगा, इसके अलावा ये प्रोटीन से बनेगा, एंड स्मॉल अमाउंट में, है ना, कम मात्रा में क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। एंड नंबर सिक्स पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, सिक्स पॉइंट की अगर हम बच्चा क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, बहुत ही आपका क्या होता है, ये इम्पोर्टेंस होता है। और क्या इम्पोर्टेंस होता है सर, ये बता गया है, इट इज सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। अब क्या बच्चा, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, देखो इसको बोलते हैं चयनात्मक, हिंदी बोले तो क्या होगा, चयनात्मक। तो सेमी परमीएबल कहने का मतलब बहुत ही ये मतलब अच्छा काम करता है। अब क्या, जैसे देखिए यहाँ पे सेल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है कि पोरस होता है ना। पोरस का मतलब क्या बच्चा, इसमें क्या होता है कि छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है। अब अगर मान लो कि सेल के बाहर से कोई कंपोनेंट आना चाहता है ना, कोई पदार्थ जो है वो आना चाहता है, तो वही पदार्थ को, वही कंपोनेंट को इस सेल के अंदर आने देगा जो सेल के लिए क्या हो, यूजफुल, है ना, वो सेल के लिए क्या हो, यूजफुल। अगर सेल से कोई मटेरियल बाहर निकलना चाहता है ना, तो अगर यूजफुल है तो निकलने नहीं देगा, हार्मफुल है इजली क्या होगा, निकलने देगा। तो ये क्या कर रहा है बच्चा, ये क्या कर रहा है, ये सिलेक्टिव वेली का काम कर रहा है
है ना, सॉरी इट इज सेमी परमिएबल नहीं, सेलेक्टिव वेली होता है, सॉरी सेमी परमिएबल नहीं, सेलेक्टिव वेली होता है, सेलेक्टिव वेली परमिएबल, सेलेक्टिव वेली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। ये क्या होता है, सेलेक्टिव वेली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेलेक्ट कर 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 ये क्या करता है कि मटेरियल को आने देता है। तो बच्चा यहाँ पे ये पूरा का पूरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं क्या होता है ना। 5 पॉइंट बताए, पांचों पॉइंट को आप सही तरीके से 1 2 3 4 5 6 5 नहीं 6 है तो 6 पॉइंट को आप पूरे घर पे इसको रिवीजन करें, इसका नोट्स बनाएं और तरीके से इसको पढ़ें, रिवीजन करें। आपको हर एक चीज़ जो है वो समझ में आना चाहिए। अगर कहीं पे अगर कोई दिक्कत होता है आप कमेंट्स बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट्स कर सकते हैं, पढ़ते रहें। और एक बात ये कहना चाहेंगे, बार बार बोलते हैं, अगर आप पढ़ते हो कॉपी कलम लेकर ही बैठो, बस अगले अच्छा हाँ ये देख रहा है, हो रहा है, ऐसे नहीं पढ़ता है। जब तक आप लिखोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो नोट्स जरूर बनाइए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।